गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडिबल विजिबल है कौशिकी? Yes, sir. ओके। कहाँ तक हुआ था कौशिकी? आई थिंक 204 तक सर हुआ था क्या? सेक्शन नो सर 205 तक हो गया था। अच्छा 205 तक। पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन। हाँ बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का केस को दूसरे सेशन डिवीजन में ट्रांसफर कर सकता है वहां ट्राई करने के लिए। यस सी, कोई डाउट वगैरह राइज हुआ था? नो सर। ओके। चलिए हम लोग को 206 से पढ़ना है। जुरिसडिक्शन हो रही है प्रीति पांडे, बहुत दिन बाद आई हो लाइव क्लास। ये सर गुड इवनिंग। सर वो बाहर गुड गए हुए इवनिंग। थे। अच्छा अच्छा, पढ़ाई चल रही है? सर अभी दिन से नहीं, अभी आज से स्टार्ट हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है, सारे पुराने वाले देख लेना अब वीडियोस। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 205। टू 205 तक हो गया था, 206 से स्टार्ट करना है। 206 बहुत आसान सा 206 सेक्शन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगानी है। देख लीजिए बेयर एक्ट, आप लोग देखिए। हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। डाउट के केस में हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि कहाँ ट्रायल चलेगी। ठीक है, डाउट के केस में हाई कोर्ट। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। वेयर टू और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा कोर्ट है जो एक ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है। एक ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है दो या दो से ज्यादा कोर्ट। And the question arises as to which of them ought to inquire or try that offense. The question shall be decided by. तो मान लीजिए कोर्ट वन भी है कोर्ट टू भी है, दोनों ने एक ऑफेंस का क्या कर लिया है, कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है। अब जो है ट्रायल किस में चलेगा, इसका इस ऑफेंस का ट्रायल कोर्ट वन में चलेगा या कोर्ट टू में, ये डाउट एराइज हो गया हुआ है। दोनों कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है, फिर ये डाउट एराइज हो गया है कि इसका ट्रायल कौन करेगा, इसका इंक्वायरी कौन करेगा, कोर्ट वन करेगा या कोर्ट टू करेगा। तो इसको कौन रिजॉल्व करेगा, तो हाई कोर्ट रिजॉल्व करता है। ओके, तो देखिए दो सिचुएशन बताई गई है। सबसे पहले shall be decided by if the courts are subordinate to the same high court by that high court, मतलब अगर ये C1 C2 एक ही हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट है, हाई कोर्ट वन का सबऑर्डिनेट है दोनों। मान लीजिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसी के अंडर में दोनों ये कोर्ट आते हैं C1 C2, तो कौन डिसाइड करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट दोनों कोर्ट है जिनके बीच में कंफ्यूजन है, जो दो कोर्ट जिस दो कोर्ट ने दो या दो से ज्यादा कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है और वो दोनों किसी एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, तो ये डिसीजन वही हाई कोर्ट लेगा जिसके ये दोनों सबऑर्डिनेट है, क्योंकि वही सुपीरियर हो गया उस स्टेट का, तो वही डिसीजन लेगा। इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, लेकिन मान लीजिए कि ये C1 जो है इस हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट है और C2 जो है हाई कोर्ट 2 का सबऑर्डिनेट है। C1 जो है हाई कोर्ट 1 का सबऑर्डिनेट है, C2 हाई कोर्ट 2 का सबऑर्डिनेट है, मतलब ये दोनों एक ही कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है। इसका जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट 1 आता है, इसका जो हाई कोर्ट हाई कोर्ट 2 आता है। फिर कौन डिसाइड करेगा, तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर C1 C2 में देखा जाएगा पहला कॉग्निजेंस किसने लिया हुआ है, प्रोसीडिंग किसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ, प्रोसीडिंग सबसे पहले अगर C1 में स्टार्ट हुआ होगा तो हाई कोर्ट 1 डिसाइड करेगा। प्रोसीडिंग सबसे पहले C2 में स्टार्ट हुआ होगा तो हाई कोर्ट 2 डिसाइड करेगा। मतलब जिसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा, जिस कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया होगा, जिस कोर्ट में स्टार्ट हुआ होगा प्रोसीडिंग, उसका जो हाई कोर्ट होगा, वो जिस हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होगा, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका असली कॉग्निजेंस किसको, इसका असली ट्रायल किसको करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी किसको करनी चाहिए। अगर दोनों कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, और अगर अलग अलग हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा जिसका सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सबसे पहली बार कॉग्निजेंस लिया हुआ है, सबसे पहली बार प्रोसीडिंग इनिशिएट किया हुआ है। लिखा हुआ है कि इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट,
by the High Court within the local limits of whose appellate jurisdiction the proceeding were first commenced। मतलब पहली बार कमेंस किया गया था, क्योंकि हो सकता है C1 ने जब कमेंस किया हो 20 तारीख को, C2 में 22 तारीख को स्टार्ट हुआ प्रोसीडिंग, तो इस केस में कौन करेगा? हाई कोर्ट 1 डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ये 18 तारीख को ही कॉग्निजेंस ले लिया था तो कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट 2 डिसाइड करेगा, क्योंकि ये इसका सबऑर्डिनेट है। समझ में आया ये वाली बात प्रीति? Yes, sir. कौशिकी तुम बताओ। यस सर। ओके, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये दोनों जो है सिचुएशन, अगर सेम के सबऑर्डिनेट है तो वो, अगर अलग अलग के सबऑर्डिनेट है तो वो हाई कोर्ट जिसके सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पहली बार कॉग्निजेंस लिया हुआ है, मतलब पहली बार जहां प्रोसीडिंग कमेंस हुई है वो, एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। और जो भी डिसाइड करेगा, अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि C1 कॉम्पिटेंट है, इसको करना चाहिए, तो बाकी जितने में चल रहा है उसको सबको स्टॉप कर दिया जाएगा। जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा जिस कोर्ट को, वही इंक्वायरी ट्रायल करेगा, उसके अलावा सारे कोर्ट्स बंद कर देंगे, क्योंकि एक ही कोर्ट में चलेगी ना इंक्वायरी या ट्रायल। चलिए, यही सेक्शन 206 था। अब 207 पे हम लोग आते हैं। शाश्वत। यस सर। हाँ, समझ में आया ये वाला 206? यस सर। ओके, रीचा यस सर। कैसी चल रही है? जा रही हो कि नहीं हाई कोर्ट? हाँ सर, जा रहे हैं। ठीक ही चल रहा है सर। ओके, सैटरडे को बंद रहता है कि नहीं? सर वैसे तो बंद रहता है, मगर मुझे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा तुम्हें? वो लॉर्डशिप ने बोला है कि आना है। मैंने आज पूछा कि सर कल नहीं आना है ना, तो बोल रहे हैं नहीं आना है। मतलब सैटरडे को भी काम करवा रहे हैं? जी सर। कोई बात नहीं। चलिए 207 देखते हैं। 207 अब देखिए, पावर टू इशू समन और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन मतलब लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर। इसमें जो है 207 में कह रहा है कि जो एक्यूज पर्सन है वो है विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ JMFC, और ऑफेंस कमिट कहाँ हुआ है? आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 207 में बात की जा रही है ऐसी सिचुएशन की जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंसीडर कीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कंसीडर कीजिए, और वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वहां पे एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड उस डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ऑफेंस जो है वहां के बाहर कमिट हुआ है, मतलब जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ऑफेंस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है JMFC को। JMFC को एक पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट फिर भी एक्यूज उसके जुरिस्डिक्शन में, एक्यूज पर्सन उसके जुरिस्डिक्शन में। इन दैट केस वो क्या कर सकता है वही बताया गया है। तो मैंने लिखा हुआ एक्यूज पर्सन विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ JMFC। एक्यूज पर्सन प्रेजेंट है JMFC के लोकल जुरिस्डिक्शन में, बट ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन में है। ऑफेंस ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है वो JMFC। इन दैट केस ये JMFC क्या कर सकता है, ये बताई गई है इस सेक्शन में। पावर टू इशू समन और वारंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। आइए पढ़ते हैं, इसी सिचुएशन पे है लिखा हुआ है, व्हेन ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मतलब JMFC sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed any person within his local jurisdiction। जो पर्सन है, पर्सन मतलब एक्यूज पर्सन, वो विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन है, मतलब JMFC के लोकल जुरिस्डिक्शन में है। वो उसने क्या किया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, उसके जुरिस्डिक्शन का किसी पर्सन ने कहाँ क्राइम कमिट किया हुआ है? आउटसाइड सच जुरिस्डिक्शन, वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर। ये फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में है कि इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर, लेकिन उस JMFC के जुरिस्डिक्शन से बाहर क्राइम कमिट किया हुआ है। एक पर्सन जो उस JMFC के जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, वो एक्यूज पर्सन क्राइम कमिट किया हुआ है उसके आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में, बाहर कहीं। तो क्राइम हैज बीन कमिटेड आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। यार हिज का मतलब वही JMFC की बात हो रही है, यही JMFC। फिर क्या,
एन ऑफेंस विच कैन नॉट, कौन सी ऑफेंस कमिट हुई है? एन ऑफेंस विच कैन नॉट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 to 205, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी, both inclusive or any law, other law for the time being in force be inquired or tried within such jurisdiction. और जो ये बात मैंने बता दी कि ऐसी ऑफेंस कमिट की हुई है जो इस ये ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जेएमएफसी जो है, अभी हमने पढ़ा जुरिस्डिक्शन वाले सेक्शंस, तो उन जुरिस्डिक्शन वाले सेक्शंस के अकॉर्डिंग जेएमएफसी उस ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकता है, वही पढ़ना है। तो जेएमएफसी का जो जुरिस्डिक्शन है वहां का वो एक्यूज्ड पर्सन है, उसने क्राइम कमिट किया हुआ है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, और जेएमएफसी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट केस। देन वो क्या करेगा? सिचुएशन समझ में आई है? यस सी, मतलब हमारे यहाँ का कोई इंसान जो है जो बाहर जाके क्राइम कमिट कर दिया हुआ है और वो हमारे एरिया में, हमारे एरिया का वो पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन है, तो यहाँ का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके साथ क्या कर सकता है, वही दिया हुआ है। यस सी अग्रवाल, सुन रही हो? Yes, sir. ओके, ठीक है। बट इज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ट्रैवल इन इंडिया, बट उस पर्सन को इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। सच मजिस्ट्रेट में अब क्या कर सकता है वही बताया गया है कि ये जेएमएफसी क्या कर सकता है। वो जेएमएफसी इसका जुरिडिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आउटसाइड कमिट हुई है, बट उसके एरिया का किसी पर्सन ने किया हुआ है। क्या करेगा? सच मजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू द ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल जुरिडिक्शन। ये इंक्वायरी कर सकता है, ये जेएमएफसी जो है उस ऑफेंस का इंक्वायरी कर सकता है। कैसे? जैसे कि मान लेता कि उसी के जुरिडिक्शन में हुआ है, तो है तो नहीं जुरिडिक्शन, लेकिन वो इंक्वायरी ऐसे करेगा जैसे कि उसी के जुरिडिक्शन में फॉल हो रहा है, उसी के जुरिडिक्शन के एम्बिट में आ रही है, ऐसे वो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है। एंड कंपेल सच पर्सन इन द मैनर हियरिन बिफोर प्रोवाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम, और उसका अपीयरेंस कंपेल कर सकता है, मतलब सम्मन वगैरह वारंट वगैरह इशू कर सकता है। एंड सेंट such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offense, और फिर इसको कहां भेज देगा? उसको मान लीजिए बुला लिया और उसको किसको सौंप देगा? उस मजिस्ट्रेट को सौंप देगा जिसका जुरिस्डिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का, उस मजिस्ट्रेट को सौंप देगा जिसका जुरिस्डिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का। ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जेएमएफसी क्या कर सकता है? उसको बुला सकता है, उसको इस तरह से इंक्वायरी करेगा उस ऑफेंस का जैसे कि वो कंपिटेंट है इंक्वायरी के लिए, उसके जुरिस्डिक्शन में फॉलो हो रहा हो, और एक्यूज पर्सन को बुला भी सकता है, सम्मन इशू करके या वारंट इशू करके उसका अपीयरेंस कंपेल कर सकता है। फिर इसको किसको सौंपेगा? उस मजिस्ट्रेट को जो एक्चुअली कंपिटेंट है ट्राई करने के लिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा। such person in the manner hereinbefore provided to appear before him and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offense, or if such offense, यहां तक समझ में आई बात? अंकिता पांडे, ओके। सौम्या, यहां तक समझ में आई बात? वो क्या करेगा जेएमएफसी? सौम्य, सरिता, जी सर। ओके। वो उस ऑफेंस की इंक्वायरी इस तरह से करेगा जैसे कि उसी के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा हो, और फिर उसको अपीयरेंस कंपेल करा सकता है, मतलब सम्मन इशू करके बुला सकता है, वारंट इशू करा के बुला सकता है। देन वो उसको सौंप देगा उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का को जिसको एक्चुअली जुरिस्डिक्शन उस केस को ट्राई करने का। और फिर बोल रहा है कि और इफ सच ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल, अगर वो ऑफेंस जो है वो डेथ पनिशमेंट के लिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल नहीं है, मतलब इसको एक्सक्लूड कर दे रहा है, देन वो क्या कर सकता है? अगर वो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए, फर्निश करने के लिए रेडी है, तो बेल बॉन्ड फर्निश करा सकता है। क्यों फर्निश कराया जाता है? बहुत बार मैंने बोला हुआ है, ये बेल बॉन्ड फर्निश कराना या बॉन्ड फर्निश कराने का पर्पज होता है कि उसका अपीयरेंस इंश्योर किया जाए। कहां पे? जहां पे एक्चुअली उसको अपीयर होना है। बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने का पर्पज यही होता है कि उस पर्सन की अपीयरेंस इंश्योर की जाए उस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में जहां उसको अपीयर होना है, और यहाँ पे उसको एक्चुअली कहां अपीयर होना है? उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसका जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने का। तो ये जेएमएफसी क्या करेगा? उसका से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगा, बॉन्ड फर्निश करवा लेगा, ताकि वो उस मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जिसका जुरिस्डिक्शन है इस केस को ट्राई करने का। तो ये भी करा सकता है, लेकिन किस केस में? जब ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ ना हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट ना हो, क्योंकि ये हीनियस क्राइम्स हो गए हैं, इसके लिए वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के छोड़ेगा नहीं, उसको सौंप देगा।
and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond or bail bond for his appearance before the magistrate having jurisdiction. वही जो मैंने बताई कि क्या करेगा जेएमएफसी, बॉन्ड या बेल बॉन्ड फर्निश करवा लेगा उस एक्यूज पर्सन से और फिर इसको छोड़ देगा ताकि वो अप्रोप्रिएट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जिसका जुडिडिक्शन है ट्राई करने का। किसको किसको समझ में आया सबसेक्शन 1? थम्स अप कीजिए। कौन समराइज करेगा? कोई एक पर्सन इसको समराइज कर दे सबसेक्शन 1 की बात को। सर मैं बोल दूं? हाँ बोलो टीचर। सेक्शन 207 ये बताता है, इसकी बात करता है कि एक जुरिडिक्शन का पर्सन किसी और जुरिडिक्शन में जाकर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो जिस जुरिडिक्शन का वो पर्सन है उस जुरिडिक्शन का मैजिस्ट्रेट उस चीज को उस ऑफेंस को कैसे इंक्वायर या ट्राई करेगा। तो इसमें ये कहता है कि वो मैजिस्ट्रेट उसको इसी तरह इंक्वायर करेगा जैसे उसके ही जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ हो और उस पर्सन को वो कंपेल कर सकता है टू अपीयर बिफोर हिम एंड ये भी कर सकता है कि वो एक्चुअल में जिसके जुरिस्डिक्शन का केस है उस मैजिस्ट्रेट के सामने भेज सकता है, या अगर वो पर्सन बेल फर्निश करता है तो उसको बेल प्रोवाइड करके इस चीज के लिए कंपेल कर सकता है कि वो एक्चुअल जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हो सके। अगर वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है फिर। हाँ राइट। हाँ फिर अगर वो बेल फर्निश करने के लिए रेडी है बेल बॉन्ड तो उससे बेल बॉन्ड फर्निश करवा लेगा और उसको छोड़ देगा और इसलिए फर्निश करवाएगा ताकि वो उस कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो। ठीक है, बिल्कुल सही रीचा, तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सबको किसी को डाउट है? किसी और को कोई डाउट है इस सबसेक्शन 1 में? प्रीति कोई डाउट नहीं है ना? प्रीति नो सर। ओके तो चलिए हम सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। इसका सबसेक्शन 2, when there are more magistrates than one when there are more magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the high court। देखिए अब ऊपर के जो जुरिस्डिक्शन का सेक्शन था हमने उसमें पढ़ा था ना, कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि एक ही ऑफेंस 2-3 कोर्ट में ट्राइबल होने के लिए ट्राइबल हो सकता है या 2-3 कोर्ट इंक्वायर करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। तो कोई भी स्टार्ट, कल ही हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें से कोई भी स्टार्ट कर सकता है, सारे के सारे कॉम्पिटेंट है तो कोई भी कर सकता है। तो ये जो जेएमएफसी है, जेएमएफसी को क्या अभी पढ़ा सबसेक्शन 1 में हमने कि वो भेज सकता है, वो उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जो एक्चुअली कॉम्पिटेंट है। तो इसको मान लो कंफ्यूजन हो गया है कि एक्चुअली किस मजिस्ट्रेट के पास भेजे। इसके दिमाग में चल रहा है कि 2-3 मजिस्ट्रेट है, उन दोनों तीनों का लग रहा है मुझे कॉम्पिटेंट है, एक्चुअली मैं उनमें से किसके पास भेजूं, कौन एक्चुअली कॉम्पिटेंट है इसको ट्राई करने के लिए या इसको इंक्वायर करने के लिए। तो ऐसी कंफ्यूजन अगर इस जेएमएफसी को राइज हो जाए, ये कौन जेएमएफसी है जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन इसके एरिया का कोई पर्सन ने क्राइम कमिट किया हुआ है, इसी को कंफ्यूजन हो गई है कि एक्चुअली किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है इसको ट्राई करने की। तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये हाई कोर्ट को सौंप देगा कि हाई कोर्ट जो है डिसाइड करेगी, वो ऑर्डर देगी कि इसको भेजा जाए इस पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो ऐसे कंफ्यूजन जो होगी उसको रिजॉल्व कौन करेगा, हाई कोर्ट रिजॉल्व करेगा। द केस शैल बी रिपोर्टेड फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर जैसा आएगा वैसा उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जेएमएफसी को तो वो हाई कोर्ट से मांगेगा ओपिनियन कि किसको भेजा जाए, उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है कौशिकी? यस। ओके, और कंफ्यूजन राइज हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि कई सारे सिचुएशंस होते हैं जहां एक से ज्यादा एरिया इन्वॉल्व होता है। ऑफेंडर जो है, जैसे कि अनसर्टेनिटी वाला ही हमने पढ़ा, या अलग अलग जगह पे क्राइम हुई है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो कई सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअली किसको भेजा जाए ये कंफ्यूजन राइज हो सकती है। चलिए 208 हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इजी ऑफ सेक्शंस है क्योंकि अब कैसे फॉरेन में अगर हुई है तो उसके बारे में है। अब ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया 208।
अंकिता पांडे, यस सर। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? तुम तो बहुत लेट से ज्वाइन की हो। यस सर। सर क्लासेस कितने बजे से होती हैं? क्लासेस होती हैं 7:30 से। ओके। हाँ, ओके ठीक है। यस सर। कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डेड देख लेना। ओके सर। ओके, चलिए सेक्शन 208 देखिए। 208, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब बोल रहा है कि ऑफेंस कमिट हुई है बाहर, इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर ऑफेंस कमिट हुई है, देन किस तरह की प्रोसीजर फॉलो की जाएगी? बहुत इजी है, देखिए। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इसका सब क्लॉज ए लिखा हुआ है, बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर। हाई सीज क्या होता है? मैंने एक बार बताया था जब आईपीसी स्टार्ट हो रही थी, उसमें मैंने बताया था हाई सीज। किस एरिया को हाई सीज कहते हैं? कौन बताएगा? ध्यान में है कौशिकी? नो सर, आपने सर कुछ शाश्वत? बताया 12 नॉटिकल माइल्स से रिलेटेड, कुछ वो है क्या? उसके नहीं, बाहर का होता है क्या शायद? जो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर तक शायद कंट्री का जुरिडिक्शन होता है, उसके बाहर का ओके, एरिया तो हाई सीज का होता है। हाई सीज वाले एरिया में जुरिडिक्शन होता है कि नहीं? वो किसी नो कंट्री के सर, जुरिडिक्शन में मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? वही उसके बाहर का होता है ना, तो नहीं होगा कंट्री का जुरिडिक्शन उसमें। हाँ बिल्कुल नहीं मानी जाती है जुरिडिक्शन, वहां पे किसी कंट्री का एक्चुअली नहीं मानी जाती है, किसी भी कंट्री का नहीं मानी जाती है। वो न्यूट्रल एरिया मानी जाती है, या तो सबका या किसी का नहीं है। मतलब कोई ट्राई कर सकते हैं या कोई भी नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं करेगा जुरिडिक्शन की मेरा ही है हाई सीज वाले एरिया में। लिखा हुआ है कि बाई सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर, मतलब आउटसाइड इंडिया क्राइम कमिट कर रहा है एक इंडियन सिटीजन। पहला कर रहा है कि इंडियन सिटीजन क्राइम कर रहा है आउटसाइड इंडिया, कहीं भी बाहर क्राइम किया जा रहा है इंडियन सिटीजन द्वारा। दूसरा दिया हुआ है बाय ए पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, बट कहाँ क्राइम हो रही है? ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडियन शिप पे और इंडियन एयरक्राफ्ट पे। इस तरह के प्रोविजंस मिले हुए हैं आईपीसी में भी, तो ये नया नहीं है, सेम ही तरह के प्रोविजंस थे। इंडियन सिटीजन कहीं बाहर कर रहा है, या इंडियन शिप पर इंडियन एयरक्राफ्ट पे हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, चाहे कोई भी किया हो, इंडियन सिटीजन ना भी हो, लेकिन इंडियन शिप पे एयरक्राफ्ट पे क्राइम कमिट हुई है, देन इसको कैसे डील किया जाएगा? लिखा हुआ है ही मे बी डील्ड, मतलब एक्यूज पर्सन को कैसे डील किया जाएगा? ही मे बी डील्ड विथ इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, ऐसे जैसे कि वो इंडिया में ही कमिट हुई है। जब भी ट्राई करने का पावर दिया जाता है तो ये बातें हर जगह लिखी रहती है कि वो ऐसा करना है जैसे कि इंडिया में कमिट हुई है। क्योंकि ये क्यों लिखा जाता है? ताकि वो सारे रूल्स अप्लाई कर दिया जाए। अगर ये लिख दिया कि ऐसे उसको डील किया जाएगा जैसे कि वो इंडिया के एरिया में ही कमिट हुई है, विद इन जुरिडिक्शन कमिट हुई है, ये लिखने का मतलब हो गया कि विद इन जुरिडिक्शन वाले सारे रूल्स उस पर भी अप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि सारे प्रोसीजर अलग से तो फिर नहीं लिखेगा, लेकिन ये लाइन लिख देने का मतलब जो भी प्रोसीजर है जो कि विद इन जुरिडिक्शन वाले अप्लाई होते हैं वो उस पर भी अप्लाई हो जाएंगे, उसको भी विद इन इंडिया डीम्ड कर लिया गया, मान लिया गया। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ होता है जब भी आउटसाइड जुरिडिक्शन वाले चीज को डील करना होता है तो। within India at which he may be found or where the offense is registered in India, ठीक है? तो लिखा हुआ है दो जगह पे उसकी ट्रायल चल सकती है। पहला हो जाएगा where accused person is found, accused is found। दूसरा हो जाएगा where offense is registered in India। हो सकता है वो एक्यूज कहीं इंडिया में अरेस्ट हो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे, तो वहां भी ट्रायल चल सकता है। एक्यूज को जहां अरेस्ट किया जाएगा वहां ट्रायल चल सकता है, या जहां उस ऑफेंस को रजिस्टर किया गया इंडिया में वहां भी ट्रायल चल सकता है। अगर प्रयागराज में ऑफेंस को रजिस्टर किया गया है, इंफॉर्मेशन रजिस्टर किया गया है, वहां भी ट्रायल चल सकता है। और अगर एक्यूज को लखनऊ में अरेस्ट कर लिया जाता है तो लखनऊ में भी चल सकती है। तो कैसे डील किया जाएगा? वैसे जैसे कि इंडिया में ही क्राइम किया हो, मतलब वो इंडियन जुरिडिक्शन में हुआ है, वो प्रोविजंस अप्लाई होंगे।
at which he may be found, और जहां फाउंड हुआ है वहां पे उसका ट्रायल चल सकता है, या where the offense is registered in India, जहां ऑफेंस रजिस्टर किया गया। ये दो सिचुएशन है, याद कर लीजिए आप लोग, जहां वो पाया जाए या जहां इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है, ये दोनों जगह पे उसको ट्राई किया जा सकता है। और कैसे ट्राई किया जाएगा, वैसे जैसे कि इंडिया में ही ऑफेंस कमिट हुआ है, भले ही ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ हो, किसी इंडियन सिटीजन द्वारा या किसी भी सिटीजन के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, कहां पे कमिट हुआ हो, शिप पे या एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया से बिलोंग करता है, उस पे क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है यसी? यस सर। ओके, प्रोवाइजो दिया हुआ है इसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offense shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government। क्योंकि जब भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है या फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो किसकी परमिशन लेनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। जब भी फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन लेके ही इंक्वायरी या ट्रायल हो सकती है, ये लिखा हुआ है। चलिए 209 देखते हैं, रिसीट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। देखिए आउटसाइड इंडिया कमिट हुई है तो उसके रिगार्डिंग जो एविडेंसेस होते हैं वो इंडिया में रिसीव की जा सकती है, बस यही लिखा हुआ है सेक्शन में। आउटसाइड इंडिया जो ऑफेंसेस कमिट हुई है उसके रिगार्डिंग जो एविडेंसेस वहां कलेक्ट किए गए हैं, जो डिपोजिशंस वहां लिए गए हैं, किसी से ओथ लिया गया है, उसको इंडिया में एज एन एविडेंस रिसीव किया जा सकता है। वो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको रिसीव कर सकता है। लिखा हुआ है when any offense alleged to have been committed in a territory outside India। 208 के फर्दरेंस में ही है 209, इसी का फर्दरेंस में है, 208 के ही फर्दरेंस में 209 है, दोनों रिलेटेड सेक्शन है। when any offense alleged to have been committed in the territory outside India, जब आउटसाइड इंडिया कमिट हुई है, और कमिट हुई है तो उसका प्रोसीजर हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा 208 में, is being inquired into or tried under the provision of 208। 208 के अकॉर्डिंग अगर उसकी इंक्वायरी या ट्रायल चल सकती है, the central government may, if it thinks fit, direct that copies of depositions made or exhibit produced। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहां पे जो डिपोजिशंस लिए गए हैं, डिपोजिशंस मतलब किसी का ओथ लिया गया है, किसी का स्टेटमेंट स्वॉन कराया गया है, जो ओथ लिया जाता है वो सब, एंड अदर भी जो भी रेलेवेंट चीजें हैं उसको मंगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब उसको डायरेक्शन दे सकती है कि उसको भेज दो, तभी तो यहाँ चलेगी इंक्वायरी ट्रायल। यहाँ पे इंक्वायरी ट्रायल चलने के लिए कमिट हुई आउटसाइड, चलनी है इंक्वायरी ट्रायल यहाँ पे, तो वहां जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं या स्टेटमेंट, उसको मंगा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यही लिखा हुआ है। डायरेक्ट दैट द कॉपीज ऑफ डिपोजिशंस मेड और एग्जिबिट प्रोड्यूस्ड either in physical or on electronic form before a judicial officer in or for that territory, that मतलब that foreign territory की बात कर रहा है, और before a diplomatic or consular representative of India, मतलब जिनसे भी चाहे उनसे मंगा सकता है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया हो या डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के सामने वो दिया गया हो। इन और फॉर दैट टेरिटरी शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस इन इंडिया, वो इंडिया में जो है वो एविडेंस के रूप में रिसीव किया जाएगा। क्यों इंडिया में रिसीव करने की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया में इंक्वायरी ट्रायल चल रही है। 208 के अकॉर्डिंग वो इंडिया में उसकी इंक्वायरी ट्रायल चल सकती है, ठीक है, दैट्स व्हाई बोल रहा है इंडिया में उसको एज एन एविडेंस रिसीव किया जाएगा। किस चीज को, वो डिपोजिशंस को जो फॉरेन में कलेक्ट किया गया है, ठीक है। By the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking evidence as to the matters to which such deposition or exhibit relate। मतलब कि जो इंडियन कोर्ट अगर कमीशन इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो अगर कमीशन कई बार इशू किया जाता है, अगर फॉरेन से कुछ मंगाना होता है तो उसी को कह रहा है कि वो इंडियन कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है वो एज एन एविडेंस उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो डिपोजिशंस को जो फॉरेन में कलेक्ट किया गया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मंगा सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मंगा रही है तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसमें इंक्वायरी ट्रायल चलना है वो उसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करेगा और उसको यूज करेगा केस में। ठीक है रीचा? जी सर। हाँ 208 के फर्दरेंस में था, 208 में था कि जुरिडिक्शन है कि नहीं है, तो था कि जुरिडिक्शन है, इंडिया का कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकता है। कहाँ ट्राई कर सकता है, जहां अरेस्ट हुई है वहां ट्राई कर सकता है, जहां इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है वहां ट्राई कर सकता है। अब जब ट्रायल करने का राइट नहीं दिया है तो ऑफेंस बाहर कमिट हुई है तो उसके रिगार्डिंग जो वहां पे डिपोजिशन कलेक्ट हुए हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मंगा के दे सकती है इस कोर्ट को, और ये कोर्ट एज एन एविडेंस एक्सेप्ट कर सकता है। ओके सौम्या, समझ में आया? जी सर। सरिता? जी सर।
ओके ओके, चलिए जुरिडिक्शन हो गया। अब बताइए कोई कॉग्निजेंस का हम लोग इंट्रो देख लेते हैं और कुछ एक दो सेक्शन भी। क्या होता है कॉग्निजेंस, कौन बताएगा? जुडिशियली नोटिस कर। कौन लेता है कॉग्निजेंस? पहले बताइए कौन ले सकता है कॉग्निजेंस? पुलिस ले सकता है, मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले सकता है, कौन ले सकता है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, कौशिकी की बात मान ली जाती है। कॉग्निजेंस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हाँ, अब बताइए कि कॉग्निजेंस से क्या आप समझते हैं? शाश्वत ने बोला कि जुडिशियल नोटिस, यही बोला शाश्वत ना? यस, जुडिशियली नोटिस करना किसी ऑफेंस को जो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नोटिस करता है। हाँ ओके शाश्वत, बिल्कुल सही। और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है क्या कॉग्निजेंस से क्या समझते हैं आप? ऋचा बताओगी? सर वही जो इन्होंने बताया कि जुडिशियल नोटिस लेना, किसी भी चीज, किसी भी मैटर में अवेयर हो जाना कि हाँ ये चीजें हुई हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला शाश्वत ने भी और रीता ने भी कि कॉग्निजेंस का मतलब होता है जुडिशियल नोटिस लेना, अवेयर हो जाना, कॉन्शियस हो जाना कि हाँ ये हुई है, ये चीज घटित हुई है। इस चीज को लेकर के कॉन्शियस जब हो जाता है, कौन कॉन्शियस हो जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब कॉन्शियस हो जा रहा है। पुलिस होगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैंने बार बार बताया हुआ है कि जो जुडिशियल जो ऑर्गन है उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, वो लोग जो होते हैं जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। उनको जो दे हैव टू फंक्शन जुडिशियली, और जुडिशियली फंक्शन करने का मतलब होता है जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना है। जो भी वेल सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल्स है जो कि कई सेंचुरीज में सेटल्ड हुई हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या अदर जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अवॉइड बाई करना होता है स्ट्रांगली। दैट्स व्हाई जुडिशियल जो फंक्शन होते हैं वो अलग होते हैं फ्रॉम नॉन जुडिशियल फंक्शन। जो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है और वो एलिजिबल भी नहीं है जुडिशियली फंक्शन करने के लिए, बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर एलिजिबल टू फंक्शन जुडिशियली। तो वो लोग क्या करते हैं? जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। वो जो लीगल जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, उसको उसको अवेयर होते हैं फैक्ट्स को लेकर के। तो यही होता है कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि आपको जुडिशियली नोटिस लेना है किसी चीज का। कोई ऑफेंस रजिस्टर हुई है, कोई कंप्लेंट आया है, या पुलिस ने चार्जशीट ही सबमिट की हुई है, तो अब उसमें क्या है? एलिगेशन लगाए गए हैं किसी ऑफेंडर पे। तो जो उस एलिगेशन है उसको ऑब्जर्व करना और उसको जुडिशियल नोटिस में लेना, मतलब उस पर जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, इसी को कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। कॉग्निजेंस लेने, इसमें कोई बड़ी स्टेप नहीं ली जाती है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये नहीं कि हम अरेस्ट का ऑर्डर दे दिए तो कॉग्निजेंस ले लिए। कॉग्निजेंस डजंट मीन टेकिंग ऑफ एनी बिग स्टेप और एनी overt act, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉग्निजेंस सिंपली मींस दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज टेकन जुडिशियल नोटिस और हैज अप्लाइड जुडिशियल माइंड टू द फैक्ट्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द, किसमें? चार्जशीट में मेंशन है या कंप्लेंट में मेंशन है या जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली हुई है उसमें है। समझ में आ रही है बात? यस सी? यस सर। हाँ, तो क्या हो रहा है कॉग्निजेंस में? क्या होता है? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। और कहाँ अप्लाई करेंगे? उस फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे जो कि कंप्लेंट में मेंशन है या जो चार्जशीट में मेंशन है, मतलब पुलिस रिपोर्ट में। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। हमने पढ़ा था चार्जशीट पढ़ते समय कि चार्जशीट सबमिट होने के बाद या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कॉग्निजेंस लेने का मतलब उस जो सबमिट किया हुआ है पुलिस ने, जो एक्यूजेशंस लगाए हुए हैं, उसको जुडिशियल माइंड अप्लाई अपना कर लेगी उस पे।
या जुडिशियल नोटिस ले लेगी, उसको उस पे अपना कॉन्शियस माइंड अप्लाई करेगी, या तो इसी को कहते हैं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जुडिशियल नोटिस लेना या जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, इन्हीं टर्म्स का यूज करके हम कॉग्निजेंस को एक्सप्लेन किया जाता है। और कब अप्लाई करेगी, जब उसके पास कोई कंप्लेन अगर आया हुआ है, कोई कंप्लेंट केस फाइल हुई है या पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है जिसमें किसी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगे हुए हैं, तब क्या करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको ऑब्जर्व करता है और कॉग्निजेंस लेता है, या नहीं भी ले सकता है कॉग्निजेंस। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। कौन सी समझ में आ रही है कॉग्निजेंस, और क्यों Yes, sir. लेता है, हाँ, और इसका पर्पस क्या है, ये कॉग्निजेंस लेने, ये सब करना, मतलब जुडिशियल नोटिस लेना या जुडिशियल माइंड अप्लाई करना इस फैक्ट्स पे, ऐसा किया क्यों जाता है, इसलिए किया जाता है कि हम फर्दर एक्शन ले कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए, मतलब विद द व्यू टू टेक फर्दर एक्शन। क्योंकि कॉग्निजेंस ले लेने का मतलब आगे प्रोसीड करेगा, वो आगे प्रोसीड करेगा, तो ये जुडिशियल माइंड अप्लाई करना या जुडिशियली नोटिस करना चीजों को, इसका पर्पस यही है कि वो डिसाइड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि हमें आगे प्रोसीड करनी चाहिए कि नहीं, हमें जो है आगे एक्शन लेनी चाहिए कि नहीं। तो इसी व्यू के साथ, इसी एम्बिशन के साथ कॉग्निजेंस ली जाती है, जुडिशियल माइंड अप्लाई की जाती है, जुडिशियल नोटिस ली जाती है। ओके कौशिकी, ओके सर, आ गया समझ। ओके। कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉग्निजेंस मतलब क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन की बात हो रही है? सुचेता समझ में आया? क्योंकि पहले तो कॉग्निजेंस आप समझ जाओ, फिर तो हम लोग कॉग्निजेंस का सेक्शन पढ़ेंगे। अंकिता तुम्हें समझ में आया कॉग्निजेंस क्या है? अंकिता पांडे, गीता अभी नहीं बोलेगी। में बताओ, शाश्वत बताओ। यस सर, आ गया। ओके, यस Yes, sir. ओके। तो यही सब मतलब कौन कौन बातें आपको जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, क्यों करना है, ताकि वो डिसाइड करे कि आगे एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। कोई बड़ी एक्शंस लेने को नहीं करते हैं। कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि कुछ कर दिया, कुछ कर नहीं रहा है, एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा कोई कोई ये नहीं है कि ये कर दिया तो मान ली कॉग्निजेंस ले गया, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि ये स्टेप ले लिया, जैसे कि समन इशू कर देना, वारंट इशू कर देना, कुछ भी इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है कि वो करने का मतलब हुआ कॉग्निजेंस लेना। इट्स simply about the application of judicial mind into the facts of the case, और taking judicially notice of the facts of the case, ताकि वो आगे एक्शन ले कि ना ले। और कॉग्निजेंस जो होता है वो किस चीज का लिया जाता है, ऑफेंस का लिया जाता है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कॉग्निजेंस लिया जाता है वो ऑफेंस का लिया जाता है कि ऑफेंडर का लिया जाता है, तो किसका लिया जाता है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होता है या कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंडर होता है? ऑफ होता है सर। बिल्कुल कौशिकी, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होता है, मतलब ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, कोई ऑफेंस कमिट हुई है उसका कॉग्निजेंस ले रहे हैं, ना कि ऑफेंडर का कॉग्निजेंस ले रहे हैं। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिए। कॉग्निजेंस लेना जरूरी ही है, कॉग्निजेंस लेना इज मस्ट फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। आगे क्या होगा, ट्रायल होगा ना, तो ट्रायल लेने के लिए कॉग्निजेंस इज सीना क्वानन। सीना क्वानन का मतलब बहुत बार बताया मैंने, क्या होता है? नेसेसरी, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, टेकिंग cognizance is quanon for trial। मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट इसको कह सकते हैं आप। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जरूरी ही है, एसेंशियल एलिमेंट है, उसके बिना नहीं हो सकती है। इट इज कंडीशन प्रेसिडेंट। बिना कॉग्निजेंस का ट्रायल नहीं हो सकता है। एक वैलिड ट्रायल होने के लिए जरूरी है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया था उस चीज का, ठीक है। कॉग्निजेंस लेना इज कंडीशन प्रेसिडेंट सीने क्वा नॉन फॉर कंडक्टिंग अ वैलिड ट्रायल। एक वैलिड ट्रायल कंडक्ट करने के लिए कॉग्निजेंस का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ओमिट नहीं किया जा सकता है, यही बोलना चाह रहा हूं। ये नहीं कि कॉग्निजेंस को ओमिट कर दिया जा सकता है और ट्रायल हो गया।
इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग पहला सेक्शन पे बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले सकते हैं और कैसे कैसे सिचुएशन में ले सकते हैं। समझ में आया ना कॉग्निजेंस? हम लोग सेक्शन पे आए, किसी को डाउट है कि कॉग्निजेंस क्या है? आइए पहला सेक्शन देखते हैं 210। वहां 190 था, सीआरपीसी का 190 था, यहाँ पे 210 है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। यही है, हेडिंग भी सेम रहेगा, कॉग्निजेंस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब ले सकता है? तो देखिए लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। एनी मजिस्ट्रेट का मतलब एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कह रहा है पहला कौन है? जेएमएफसी। कौन ले सकता है? जेएमएफसी। जेएमएफसी भी ले सकता है अगर स्पेशली एम्पावर्ड है तो। लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सब सेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। वो किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। कौन ले सकता है? जेएमएफसी ले सकता है या जेएमएसटी मतलब सेकेंड क्लास भी ले सकता है, लेकिन वो स्पेशली एम्पावर्ड होनी चाहिए। और एम्पावर्ड कहाँ होनी चाहिए? इसी का सबसेक्शन 2 में, इसी का सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि एम्पावर्ड किया जा सकता है उसको। तो अगर एम्पावर्ड है, नॉर्मली कौन ले सकता है? जेएमएफसी ले सकता है, लेकिन जेएमएसटी भी ले सकता है अगर उसको एम्पावर किया गया है स्पेशली, मतलब उसको ऑथराइज किया गया है कि तुम भी कॉम्पिटेंट हो कॉग्निजेंस लेने के लिए। अगर नहीं किया गया है तब नहीं ले सकता है। So JMFC and JMSC who is specially empowered are competent to take cognizance of any case। किसी भी केस का, कोई डिवीजन नहीं बताया हुआ है, किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले सकता है, बड़े से बड़े ऑफेंस का, छोटे से छोटे ऑफेंस का। मे टेक कॉग्निजेंस, और मे टेक कॉग्निजेंस है मतलब कंपलसरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन मिली है तो कॉग्निजेंस लेना ही लेना है। ये कंपलसरी नहीं है कि चार्जशीट सबमिट हुई है तो कॉग्निजेंस लेना ही लेना है। इट इज डिस्क्रिशन कि आपको जुडिशियल माइंड अप्लाई करना। अभी हमने पढ़ा कॉग्निजेंस का मतलब जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, आपको जुडिशियल नोटिस लेना है। तो जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा तो उसको जुडिशियल माइंड अप्लाई करने में डिस्कशन रहती है ना कि उसको लग रहा है कि आगे प्रोसीड करनी चाहिए कि नहीं, उसको लग रहा है कि प्राइमा फेसाई एविडेंस है कि नहीं, तब वो लेगा कॉग्निजेंस, नहीं तो नहीं लेगा। तो may take cognizance of any offense means any kind of offense। अब 4 तरह के सिचुएशंस दिए गए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कोई कंप्लेंट के बेसिस पे पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस फाइल हो सकती है, उसके सामने कोई कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा सकता है। तो उस कंप्लेंट के बेसिस पे, उस कंप्लेंट जो रजिस्टर्ड हुई है उसका कंटेंट देखते हुए उस रिटन कंप्लेंट का वो क्या कर सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कंप्लेंट जो है वो वैलिड है, रीजनेबल है, तो वो उसके लिए क्या ले सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है। तो पहला हो गया कंप्लेंट, दूसरा हो गया अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट को? चार्जशीट। बिल्कुल, चार्जशीट। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग ने पुलिस रिपोर्ट पढ़ा है। और क्या कहा जाता है? चालान भी कहा फाइनल जाता है सर। रिपोर्ट। बिल्कुल। और फाइनल रिपोर्ट। हाँ, कॉज की, बिल्कुल। और अगर उसको क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, अगर पुलिस ने सबमिट किया हुआ है कि कोई प्रोसीड करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन कोई जरूरत नहीं है, तो क्लोजर रिपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो अपन कंप्लेंट हो गया, अपन पुलिस रिपोर्ट हो गया, या अपन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। तीसरा हो गया इंफॉर्मेशन। चौथा हो गया मजिस्ट्रेट ओन नॉलेज। देखिए ये 4 तरह की सिचुएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे अनगिनत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहेंगे। ये 4 सरकमस्टांस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास हुई स्पेशली एम्पावर्ड कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जिसको स्पेशली एम्पावर किया गया है वो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का इन दिस 4 सिनेरियो। ये 4 सिनेरियो में पहला है कि अगर उसके पास कोई कंप्लेन आया हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से कोई कंप्लेन आया हुआ है
उसको अगर लग रहा है कि कंप्लेंट जो है रीजनेबल है तो उस पर वो कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा, उसके सामने चार्जशीट सबमिट किया हुआ है पुलिस अफसर ने, पुलिस अफसर चार्जशीट सबमिट करता है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, पुलिस रिपोर्ट लग रहा है उसको रीजनेबल है, आगे प्रोसीड की जा सकती है, तो उस पर वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तीसरा, कि कोई इसको इन्फॉर्मेशन मिली है अदर देन पुलिस अफसर, अदर देन पुलिस अफसर, क्योंकि पुलिस अफसर तो पुलिस रिपोर्ट यहाँ सबमिट करेगा, पुलिस अफसर के अलावा किसी अदर पर्सन द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे वो ले सकता है। चौथा है मजिस्ट्रेट्स ओन नॉलेज, मजिस्ट्रेट को अगर कहीं से नहीं मिली है इन्फॉर्मेशन, फिर भी मजिस्ट्रेट को अपने नॉलेज के बेसिस पे अगर लग रहा है कि ये कांड कमिट हो रही है, यहाँ पे कुछ ऑफेंस हुई है, उसको मुझे कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, वो उसका भी ले सकता है। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है मजिस्ट्रेट को, यहाँ पे भी जो है रिटन कंप्लेन नहीं हो रही है, कंप्लेंट तो यहाँ हुई है 1 नंबर में, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिला है किसी दूसरे पर्सन से, उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया है। और चौथे नंबर पे ओन नॉलेज, उसको पर्सनल जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 सिचुएशन को रट जाना है, ये प्रीलिम्स में बहुत बार आए हुए हैं। कंप्लेंट के बेसिस पर, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर ले सकता है, या कि किसी अदर पर्सन द्वारा इंफॉर्मेशन। इसको आप ऐसे भी देखिए, पहला सी से है, दूसरा जो है पी से है, आई एम, सीपीआईएम आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, सीपीआईएम। सी से कंप्लेंट, पी से हो गया पुलिस रिपोर्ट, आई से इंफॉर्मेशन, एम से मजिस्ट्रेट ओन नॉलेज। ठीक है, कंप्लेंट, पुलिस अफसर, सॉरी पुलिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन और मजिस्ट्रेट ओन नॉलेज, ये चारों सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास भी अगर स्पेशली इंपावर्ड है, कॉग्निजेंस ले सकता है। किस तरह के केस का? किसी भी तरह के केस का, ऑल काइंड ऑफ ऑफेंस के लिए। ठीक है, कॉस्की समझ में आया? यस सर। किसको किसको समझ में आया थम्स अप कीजिए, नहीं तो बोलिए फिर से मैं एक्सप्लेन करूं इसको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉग्निजेंस का, और इसी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाए हुए हैं। सुचेता, तुम्हें नहीं आया समझ में? सुचेता और अंकिता, अंकिता क्या तुम सुन रही हो? यस सर, सुन रही हूँ, समझ में भी आ गया है, बट मैं उस टाइम पे घर में हूं ना, तो बहुत शोर हो रहा था, इसलिए मैंने माइक ऑन नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यस। ओके। तो यही 4 सिचुएशन है सर सीपीआई। हाँ हाँ बोलो। सर ये ए में जो लिखा है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ, हाँ, स्पेशल इंक्लूडिंग लॉ एनी कंप्लेंट, ओके, इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ, मतलब किसी भी स्पेशल लॉ के अंदर भी अगर कोई पर्सन ऑथराइज्ड है वो भी कंप्लेंट दे सकता है। कई बार स्पेशल लॉ में भी लिखी रहती है ना कि किसी चीज को कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, बहुत सारे स्पेशल लॉ होते हैं, चाहे बहुत जगह लिखी हुई होती है कि इस पर्टिकुलर चीज को एज ए कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा। तो इस कंप्लेंट के एम्बिट में सब कुछ ला दिया हुआ है, किसी भी चीज को एज ए कंप्लेंट मानी जाती है उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले जा सकती है, चाहे वो कंप्लेंट कुछ भी हो, किसी जनरल लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लेंट हो, जो कि हम पढ़ रहे हैं आईपीसी सीआरपीसी, ये सब जनरल लॉ है, मतलब बीएनएसएस, ये सब जनरल लॉ है, या कोई स्पेशल लॉ भी है उसके अंडर कोई कंप्लेंट करने के लिए ऑथराइज है, या वो उसके अंडर किसी इंफॉर्मेशन देने को रिटर्न में अगर कंप्लेंट डीम किया जाता है, उस तरह के भी चीजों पे ये कॉग्निजेंस ली जा सकती है। मतलब चाहे किसी भी तरह का कंप्लेंट हो अंडर जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, चाहे वो डीम्ड कंप्लेंट हो, उस पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है। ठीक है रीटा? सर ओके। ओके, अभी अभी हम लास्ट 1-2 क्लास पहले भी एक सिचुएशन थी जिसमें मैंने बताया था उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट की जाती है, किसी को याद है किस चीज पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एज ए कंप्लेंट ट्रीट की जाती है, किस पर्टिकुलर? प्रोटेस्ट पिटीशन, किसी को याद है प्रोटेस्ट पिटीशन? यस सर। हाँ, उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट की जा सकती है कि नहीं? तुम लोग सर पीछे वाले क्लास से या तो देख नहीं रहे हो या भूल जा रहे हो। अब प्रोटेस्ट पिटीशन में मैंने नहीं बताया हुआ था कि उसको एज ए कंप्लेंट भी ट्रीट किया जा सकती है, किसी को नहीं याद है? यसी, यस सर। या तो
उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। मैंने बताया हुआ था कि अगर कोई प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुई है उसको रिजेक्ट कर सकता है। मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं है सही, ये रिजेक्ट सर कर आपने सकता बताया है। था, याद आ गया। ओके, या तो उसको क्या कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है उस पे, या तो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, या उसको एज ए कंप्लेंट भी ट्रीट कर सकता है, उसको एज ए कंप्लेंट भी ट्रीट कर सकता है। ये 4 चीज मैंने बताई थी कि प्रोटेस्ट पिटीशन जब फाइल होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये 4 ऑप्शंस होते हैं। ओके, यस। ठीक है, हाँ ओके, याद रखा करो तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत जगह कुछ ना कुछ लिखी होती है कहीं भी कि इसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए कंप्लेंट के एम्बिट को बड़ा रखा गया हुआ है। चलिए, ये 4 तरह की चीजें, सबसेक्शन 2 भी है इसमें, वो भी देखते हैं। सबसेक्शन 2 ये हो गया क्लियर। ये 4 तरह के सिचुएशंस है, और कौन कौन सा मजिस्ट्रेट है, जेएमएफसी या जेएमएससी हु इज स्पेशली एम्पावर्ड। अब सबसेक्शन 2 में पढ़ना है कि ये स्पेशली एम्पावर्ड कौन कर सकता है, कौन कर सकता है स्पेशली एम्पावर्ड। लिखा हुआ है सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try। तो कौन कर सकता है, सीजेएम कर सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप सीजेएम भी लिख सकते हैं, और क्योंकि सब सेक्शन 2 में, तो सब सेक्शन 2 में आप अंडरलाइन भी कर लीजिए, क्योंकि पूछ देगा कि ये सीजेएम जो इंपावर कर सकता है जेएमएससी को टू टेक कॉग्निजेंस, ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको लिखना होगा 210 का सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। नहीं तो कंफ्यूज होकर के आप सब सेक्शन 1 ना लिख दीजिएगा, क्योंकि सब सेक्शन 1 में ये तो लिखा हुआ है कि जेएमएससी ले सकता है कॉग्निजेंस, जो कि स्पेशली इंपावर्ड है, लेकिन उसको इंपावर सीजेएम कर सकता है, ये बात सब सेक्शन 2 में लिखी गई हुई है। ठीक है, तो ये सीजेएम जो है सब सेक्शन 2 में लिखी गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसको इंपावर कर सकता है, जेएमएससी को, सेकंड क्लास को इंपावर कर सकता है कि तुम भी इस केस का कॉग्निजेंस ले सकते हो, तुम भी कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट हो, ले सकते हो। ठीक है, तो जेएमएससी को कौन करेगा इंपावर, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंपावर करेगा। सीजेएम को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। और नहीं भी कर सकता है, मतलब नहीं करेगा तो नहीं कॉम्पिटेंट होगा कॉग्निजेंस लेने के लिए। अगर कोई सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंपावर नहीं किया गया सीजेएम के द्वारा टू टेक कॉग्निजेंस, देन ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस। ओके, और एज ए जनरल रूल जेएमएफसी फर्स्ट क्लास इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस। इस पे बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आते रहे हुए, इतनी ही चीजों से कई बार आई हुई है। चलिए 211 आप निकाल लीजिए। ये राइट की बात कर रहा है, एक तरह का एक्यूज पर्सन का। right of person to get the case transferred to another JM। देखिए, एक्यूज पर्सन, राइट ऑफ एक्यूज पर्सन टू गेट द केस ट्रांसफर टू अनदर, ये अनदर है जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक्यूज पर्सन को एक राइट दिया गया है कि वो केस को दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवा सकता है। किस सिचुएशन में, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, एक्यूज पर्सन को राइट दिया गया है कि वो केस को ट्रांसफर करा सकता है कि नहीं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, ये दूसरा वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब वो नहीं सिलेक्ट करेगा कौन दूसरा वाला, मतलब बस ये नहीं कोई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेरे केस को इंक्वायरी या ट्रायल करेगा, ये वाले नहीं। ठीक है, तो ये राइट है एक्यूज पर्सन का, और ये एक मैंडेटरी राइट है, उसको इन्फॉर्मेशन देना ही देना है। तो लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में 4 सिचुएशन हमने पढ़ा था, उसमें थर्ड और फोर्थ क्या था, इंफॉर्मेशन और था मजिस्ट्रेट्स ओन नॉलेज। मजिस्ट्रेट्स ओन नॉलेज जो हमने पढ़ा पिछले सेक्शन में कि कॉग्निजेंस ले सकता है जेएमएफसी या एससी स्पेशली एम्पावर्ड किस सिचुएशन में, 4 तरह के सिचुएशन में। उसमें तीसरा चौथा यही था ना, तीसरा था कि इंफॉर्मेशन, चौथा था इंफॉर्मेशन मिली है किससे, कोई अदर पर्सन, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी पर्सन के द्वारा, या मजिस्ट्रेट का ओन नॉलेज के बेसिस पे। इन्हीं 2 सिचुएशन की बात की जा रही है यहाँ पे। थर्ड सिचुएशन या फोर्थ सिचुएशन अभी हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में। तो बोल रहा है कि अगर ये तीसरा और चौथा सिनेरियो है,
इन दो सिनेरियो में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है, या ऑन द बेसिस ऑफ मजिस्ट्रेट ओन नॉलेज किसी उसने कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है, देन जो है उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी एक्यूज्ड पर्सन को कि आप जो है आपके पास एक राइट है। क्या राइट है? कि आप इस केस को किसी मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवा सकते हैं। देन वो ट्रांसफर करवा सकता है। ये राइट दी गई है किसको? उस एक्यूज्ड पर्सन को। और इन्हीं दो सिचुएशन में क्यों दी गई है? कोई बताना चाहेगा क्या लग रहा है? ये थर्ड फोर्थ में क्यों दी गई है और फर्स्ट सेकेंड में क्यों नहीं दी गई है? कंप्लेंट था फर्स्ट में और दूसरा में था पुलिस रिपोर्ट। मतलब कंप्लेंट आई उसके बेसिस पे ले सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस, या पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट आई है उसके बेसिस पे भी कॉग्निजेंस ली जा सकती है। उन दो में तो नहीं लिखा हुआ है। ये थर्ड एंड फोर्थ सिनेरियो ओन नॉलेज वाला एंड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, इसी दो सिनेरियो में ये राइट क्यों दिया गया है एक्यूज्ड पर्सन को कि वो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास केस ट्रांसफर करवा सकता है कि नहीं दूसरा मजिस्ट्रेट मेरा इंक्वायरी करेगा या ट्रायल करेगा, ये वाले नहीं करेंगे। क्या रीजन हो सकती है? एनी गेसेस? क्योंकि अगर सर मजिस्ट्रेट ओन कॉग्निजेंस पे मतलब ले रहा है तो वो तो उसका यूज भी मिसयूज भी कर सकता है ना इस प्रोविजन का। तो ये वाला प्रोविजन ला के मजिस्ट्रेट मतलब एक तरीके से जस्टिस शो करेंगे कि आपके पास ये चांस है कि आप चेंज कर सकते हो। ओके, ओन नॉलेज। और इसका क्या इंफॉर्मेशन वाला? ओन नॉलेज वाला तुमने बताया कि ठीक है वो कहीं बायसनेस ना हो जाए, और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का सही समझ नहीं आ रहा है अभी। और कोई और बताना चाहेगा कि क्या रीजन हो सकती है कि ये इन दो केस में एक राइट दिया गया है केस ट्रांसफर करवाने का? देखिए कॉस्की ने एक तरह से जो बातें बोली वो सही बोली, फेयर ट्रायल इंश्योर कराने के लिए। अब कोई मजिस्ट्रेट ने है, मान लो कॉस्की जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कॉस्की जो है वो जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और उसके पड़ोस वाले घर में, बगल वाले घर में कोई चोरी हो गया है, और एक दूसरा पड़ोसी है उससे कॉस्की का बनता नहीं है, मतलब थोड़ी अनबन चलती है, थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे पड़ोसी से। कॉस्की तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके पास उसको पावर दिया गया है कि वो कॉग्निजेंस ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है अपॉन सेल्फ नॉलेज, खुद के नॉलेज पे कॉग्निजेंस ले सकती है। अब कॉस्की क्या की कि अपने उस पड़ोसी के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस ले ली जिससे उसका अनबन चलता है, और उसके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया, प्रोसीड करेगी, आगे इंक्वायरी ट्रायल करेगी। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस ना राइज हो, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट अपने नॉलेज के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले रहा है, तो इसलिए इंश्योर किया जा रहा है कि अब कोई और मजिस्ट्रेट ट्रायल करे, उसका कोई दूसरा मजिस्ट्रेट ट्रायल करे, दूसरा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करे, जस्ट टू इंश्योर फेयरनेस। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं एक्यूज्ड पर्सन को। अगर एक्यूज्ड पर्सन को लग रहा है कि नहीं किसी तरह का बायसनेस नहीं है, कोई पर्सनल बायस नहीं है, कोई पेक्यूनरी बायस नहीं, किसी तरह कोई बायसनेस नहीं दिख रही है, तो एक्यूज्ड पर्सन नहीं भी एक्सरसाइज कर सकता है इस राइट को। इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है कौन? एक्यूज्ड पर्सन। ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी है इन्फॉर्म करना, उस एक्यूज्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है कि आपके पास ये राइट है कि आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब वो एक्सरसाइज करे कि नहीं वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर वो एक्सरसाइज करना चाहता है तो ये ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, किसी दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर किया जाएगा, जस्ट टू इंश्योर फेयरनेस। वो आपने प्रिंसिपल सुनाई होगा जुडिशियल सिस्टम का कि चीजें फेयर है उतना ही काफी नहीं है, वो फेयर दिखे वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चीजें फेयर हो रही है वो तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि फेयरनेस दिखनी भी चाहिए, वो ऑब्जर्व होनी चाहिए। अब किसी को दिख रहा है कि नहीं वो उसके जान पहचान का था, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई जान पहचान का पर्सन था, उसी के अगेंस्ट उसने कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है और उसका ट्रायल वही कर रहा है, तो यहाँ पे जो हाई लेवल ऑफ फेयरनेस है उस पर किसी को हो सकता है किसी को शक हो, एक्यूज्ड पर्सन ही को ही उसको लगेगा कि नहीं उसके साथ इनजस्टिस हो सकती है। दैट्स व्हाई इस सिचुएशन में भी इंफॉर्मेशन या कोई रिटन कंप्लेंट भी नहीं आई हुई है। अगर कोई कंप्लेंट आई होती तो पहला पॉइंट था ना, कंप्लेंट किसी का कंप्लेंट केस फाइल हुई है या पुलिस रिपोर्ट भी नहीं सबमिट हुई है, जस्ट उसको इंफॉर्मेशन मिला है किसी दूसरे पर्सन से। ठीक है, अब मैंने कॉस्की को किसी के बारे में बता दिया तो कि इसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले लो, ये ऑफेंस किया हुआ है, और कॉस्की ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो हो सकता है यहाँ भी चांसेस है कि मैंने कंप्लेंट भी नहीं किया, इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है और उस बेसिस पर कॉस्की ने कॉग्निजेंस ले लिया। यहाँ भी सेम ही सिचुएशन है, यहाँ भी बायसनेस के ये हो सकते हैं कि मैं इसका जान पहचानता हूँ, मैंने बता दिया, उसने कॉग्निजेंस ले लिया। मेरे दुश्मन है कोई, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, वो उसने कॉग्निजेंस ले लिया,
तो इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये एक राइट दी गई है एक्यूज पर्सन को कि वो केस को ट्रांसफर करा सकता है। तो कॉस्की इज हाईली कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, बट एक्यूज पर्सन चाहे तो ये बस करा सकता है कि ट्रायल और इंक्वायरी जो है वो इनके पास ना चले, किसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चलेगा। इतनी बातें समझ में आई सबसे पहले आपको, फिर हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं। किसको किसको ये बातें समझ में आ गई? सब कीजिए। ओके, चलिए अब सेक्शन एक बार पढ़ते हैं। व्हेन ए मजिस्ट्रेट, आप लोग जान गए ये राइट की बात हो रही है किस पर्सन की। व्हेन ए मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 210, मतलब 210 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। तो 210 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी में यही दो सिचुएशन थी, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन या मजिस्ट्रेट ओन नॉलेज, ठीक है, यही दो सिचुएशन की बात हो रही है। तो इस केस में क्या कर सकता है? द एक्यूज शैल मींस कंपल्सरी है, ये शैल मींस कंपल्सरी है इंफॉर्मेशन मिलना उसको। तो शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, और ये कब इसको दिया जाएगा? एक्यूज पर्सन को बताना है कि हम कॉग्निजेंस ले लिए हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रांसफर करवा ले, और बाद में नहीं बताना है, कॉग्निजेंस लेने के तुरंत बाद बता देना है। कोई एविडेंस लूं उससे पहले, कॉस्की इससे पहले कि कोई एविडेंस कलेक्ट करे उससे पहले ही इन्फॉर्म कर देगी उस एक्यूज को कि तुम्हारे खिलाफ मैंने कॉग्निजेंस लिया हुआ है, तुम चाहो तो ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। तो बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, ये नहीं कि कॉग्निजेंस ले लिया, एविडेंस का कलेक्ट कर लिया, फिर जाके उसको बताया जा रहा है। तो इससे पहले कि कोई एविडेंस लिया जाए उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कंपल्सरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी that he is entitled to have the case inquired into or tried by any other magistrate, कि उसके पास राइट है कि वो केस की इंक्वायरी ट्रायल किसी और मजिस्ट्रेट से करवा सकता है, ठीक है। एंड इफ द एक्यूज्ड और एनी ऑफ द एक्यूज्ड, इफ देयर बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसीडिंग, या अगर वो एक्यूज्ड ऑब्जेक्ट करता है, मतलब वो चाहता है कि नहीं ये नहीं करेंगी, कॉस्की नहीं करेंगी, कोई और करेगा, या ज्यादा एक्यूज है तो उनमें से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करता है, बिफोर द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस द केस शैल, यहाँ भी शैल है, मतलब कंपल्सरी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए, वो कंपल्सरी ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सच अदर मजिस्ट्रेट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सीजेएम। अब सीजेएम पर अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ये करेगा कौन ट्रांसफर? सीजेएम करेगा, सीजेएम। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रांसफर कर देगा। तो किसके पास करना है ये कौन सिलेक्ट करेगा? ये एक्यूज पर्सन सिलेक्ट करेगा या सीजेएम सिलेक्ट करेगा? कौन करेगा कॉस्की? सीजेएम करेगा। बिल्कुल सीजेएम करेगा। सीजेएम विल डिसाइड दैट व्हिच पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल ट्राई दिस पर्टिकुलर केस। ये एक्यूज पर्सन का बस ये राइट है कि उससे हटा दे, ये नहीं डिसाइड करेगा कि अब ये करेगा, ये पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा या इंक्वायरी करेगा, वो बस उससे अलग हटवा सकता है। बाकी सीजेएम जो है वो दूसरा किसी मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अंकिता समझ में आया? थम्स अप करो अगर आए तो। यस सर। ओके ओके, चलिए उसके आगे भी एक प्रोविजन हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है मेकिंग ओवर। चलिए मेकिंग ओवर से पहले आप लोग बताइए कि मेकिंग ओवर से ही क्या समझते हैं आप लोग। देखिए एक आगे भी टर्म मिलेगा, दोनों को अभी बता देता हूं। एक टर्म होता है मेकिंग ओवर और दूसरा टर्म होता है कमिटल, अभी थोड़ी देर बाद ही मिलेगा। मेकिंग ओवर एक होता है कमिटल, ये दो टर्म बहुत बार यूज होगा बीएलएसएस में। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस, केस को मेक ओवर किया जाता है। एक जज जो है दूसरे जज के पास मेक ओवर कर देता है, एक मजिस्ट्रेट जो है दूसरे जज के पास मेक ओवर करता है, वैसे ही एक जज दूसरे जज के पास कमिट कर देता है, केस को कमिट कर देता है। ये दोनों ही टर्म यूज होंगे और सेमी सेंस में यूज होंगे। एक जज के द्वारा दूसरे जज के पास भेजने के लिए कहीं कहीं मेकिंग ओवर यूज होगा और कहीं कहीं कमिटल यूज होगा। तो किसी को पता है ये मेकिंग ओवर कब यूज होता है और कमिटल कब यूज होता है? केस को मेक ओवर करने का क्या मतलब और कमिट करने का क्या मतलब? रीचा पता है? नहीं सर। अच्छा, कोई ठीक है, कोई नहीं।
देखिए बहुत ही आसान है। मेकिंग ओवर या मेक ओवर, इसमें क्या होता है कि अपर कोर्ट जो होते हैं वो केस को लोअर कोर्ट में रिफर कर देते हैं। मतलब कोई ऊपर वाले कोर्ट हायरार्की के बेसिस पे कोई ऊपर वाला कोर्ट किसी नीचे वाले कोर्ट में किस केस को ट्रांसफर कर रहा है, रिफर कर रहा है, उसको मेक ओवर कहा जाता है। मतलब सीजेएम जो है वो मेक ओवर करेगा केस को जेएम फर्स्ट क्लास के पास, जेएम सेकंड क्लास के पास मेक ओवर करेगा, ऊपर वाले कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के पास, ठीक है, मेक ओवर करते हैं। वैसे ही कमिट, नीचे वाला कोर्ट जो है ऊपर वाले कोर्ट के अगर भेज रहा है कुछ केस को तो उसको कमिट कहा जाएगा। मतलब जेएमएफसी जो है वो सेशन कोर्ट को क्या करेगा, केस कमिट कर देगा। जेएमएफसी जो है वो सेशन कोर्ट को केस कमिट करेगा कि आप इसको इंक्वायरी कीजिए, आप ट्रायल कीजिए। तो क्योंकि जेएमएफसी नीचे का है वो सेशन कोर्ट को भेज रहा है तो इसको कहा जाएगा कमिट कर रहा है। कर तो रिफर, ये भी रिफर ही कर रहा है, ये भी भेज ही रहा है, तो इसको कमिटल कहते हैं। और जब ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले को भेजता है, सेंड करता है, रिफर करता है, उसको मेक ओवर कहते हैं, मेकिंग ओवर कहते हैं। समझ में आया रीचा? जी सर। ओके, यही बस डिफरेंस है। काम दोनों में इक्वली हो रहा है, भेजा जा रहा है एक जज के द्वारा दूसरे जज के पास, एक मजिस्ट्रेट के द्वारा दूसरे मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन जब हायरार्की के बेसिस पे ऊपर वाले कोर्ट अपने से नीचे वाले को भेज रहे हैं तो उसको मेकिंग ओवर कहेंगे, मेक ओवर कहेंगे। और जब नीचे वाले ऊपर वाले को भेज रहे हैं तो उसको कमिटल कहेंगे। और ये दोनों टर्म कई बार मिलेंगे, यूज होंगे, इसलिए अभी बता दिया, ठीक है कौशिकी? यस सर। ओके, तो आइए अब देखते हैं 212 सेक्शन 212, क्योंकि यहाँ पे मेकिंग ओवर वर्ड यूज था इससे बताया। सेक्शन 212 लिखा हुआ है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को केस को मेक ओवर करना है तो कौन मेक ओवर करेगा, उससे कोई ऊपर वाला करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे ट्रांसफर होता है तो मेक ओवर कहते हैं। तो कोई ना कोई ऊपर वाला कोर्ट मेक ओवर करेगा केस को, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। लिखा हुआ है एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, देखिए आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस को अंडरलाइन कर लीजिए, कॉग्निजेंस लेने के बाद मेक ओवर करना है, कॉग्निजेंस लेने के बाद मेक ओवर करना है। आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। लिखा हुआ है सीजेएम जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या कर सकता है, केस को मेक ओवर कर सकता है, मतलब रिफर कर सकता है, भेज सकता है, किसके पास, अपने से सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट के पास। तो क्योंकि सीजेएम से सबऑर्डिनेट के पास भेजने की बात हो रही है, ऊपर से नीचे भेजने की बात हो रही है, इसलिए मेकओवर टर्म का यूज हुआ है, ठीक है। तो कौन कर सकता है मेकओवर, सीजेएम, किसको, अपने से सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास, और कर रहा है उसको मेकओवर कर रहे हैं, मेकओवर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है और इसमें कुछ नहीं है। फिर लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मतलब जेएमएफसी empowered in this behalf by CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as CJM may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर सीजीएम ने किसी जेएमएफसी को एम्पावर किया हुआ है कि वो भी किसी केस का कॉग्निजेंस लेके तुम मेक ओवर कर दो इनके पास, तो वो भी कर सकता है। मतलब सीजेएम भी मेक ओवर कर सकता है अपने से नीचे के पास और जेएमएफसी भी कर सकता है, लेकिन जेएमएफसी तब करेगा जब सीजेएम ने उसको एम्पावर किया गया है। और सीजेएम तो हमारे बीएनएसएस के द्वारा ही एम्पावर्ड है सीजेएम, और जेएमएफसी को कौन एम्पावर करेगा, उसको सीजेएम एम्पावर करेगा। तो ये लोग जो है मेकओवर केस कर सकते हैं अपने से सबऑर्डिनेट के पास, दूसरे के पास। और किस लिए मेकओवर करेंगे, ट्रायल करने के लिए, कॉग्निजेंस लेकर के मेकओवर कर देगा ट्रायल करने के लिए, ठीक है। मतलब रिफर कर देगा, कॉग्निजेंस ले लिया और फिर रिफर कर दिया कि तुम ट्रायल करो इसका, तुम इंक्वायरी करो इसका, ठीक है कौशिकी? यस। ओके, चलिए 213 लास्ट आज का सेक्शन इतना तक देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अच्छा, क्वेश्चन पूछे क्या, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए। एज ए जनरल रूल, जनरली कोर्ट ऑफ सेशन इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट। है कि नहीं कोर्ट ऑफ सेशन? नो सर। कौशिकी क्या? सर जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। नहीं मैंने क्वेश्चन पूछा क्या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का, जनरल रूल। जैसे हमने पढ़ा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले सकता है, सेकंड क्लास भी ले सकता है अगर उसको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है।
लेकिन क्या कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है? ले सकता है, पता नहीं। नहीं ले सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस एज ए जनरल रूल। उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है कॉग्निजेंस लेने की। कॉग्निजेंस लेने की वो जुरिडिक्शन नहीं है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो नहीं ले सकता है। वो एक्सेप्शन में हो गया। कोर्ट ऑफ सेशन का कॉग्निजेंस लेना इज एक्सेप्शन, नॉट अ जनरल रूल। जनरली किसको कॉग्निजेंस लेनी है? जेएमएफसी को लेनी है, जेएमएससी को भी लेनी है अगर वो स्पेशली इंपावर्ड है तो। आइए देखते हैं। तो पहले जनरल रूल आप लोग लेके, कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट empowered to take cognizance। ये क्या हो गया? जनरल रूल हो गया। जनरल रूल सेज दैट कोर्ट ऑफ सेशन, ये कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट empowered to take cognizance। कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट empowered to take cognizance, नहीं empowered है cognizance लेने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन। लिखा हुआ है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड बाय द सनीपा बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। मतलब जब तक कि कोई कंट्रारी चीज ना प्रोवाइड की गई हो, जब तक कि कोई कंट्रारी चीज ना प्रोवाइड की गई है, तो जनरल रूल क्या है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कोई कोर्ट ऑफ सेशन किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन के कोर्ट के रूप में। ओरिजिनल जुरिडिक्शन से क्या समझते हैं आप? कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन होता है? Which court is called court of original jurisdiction? किसी केस के लिए, अगर ये केस है C1 इज अ केस, तो इसके लिए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन होगा? वो कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन जिसमें C1 पहली बार जा सकता है, पहली बार जा सकता है, अपील होके नहीं, पहली बार जा सकता है। अगर तो मान लीजिए ये कोर्ट 1 है और ये कोर्ट 2 है, तो C1 अगर कोर्ट 1 में पहली बार जा सकता है, कोर्ट 1 कॉम्पिटेंट है C1 के डील करने के लिए, इंक्वायरी ट्रायल करने के लिए, तो कोर्ट 1 जो है, कोर्ट 1 का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा इस केस पे। और कोर्ट 2 में अगर इसका अपील जाता है तो इसका अपीलेट जुरिडिक्शन होगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है किसी केस को पहली बार ट्राई करने के लिए। फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कहा जाता है, पहली बार उसमें जा सकता है। और अपीलेट जुरिडिक्शन तो आप जानते ही, उससे अपील होकर जाता है। जैसे हाईकोर्ट में जा रहा है, अपील होकर के जाता है। तो वैसे ही केसेस, जो केसेस का कई सारे कोर्ट होते हैं जिनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है कुछ केसेस को लेकर के, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है कुछ मैटर्स में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। इसका मतलब वो केस किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा, वो बना ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जाने के लिए। ये नहीं कि किसी और कोर्ट में जाएगा, उससे अपील होकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो कोर्ट ऑफ जो फर्स्ट इंस्टांस होता है, कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होता है, उसमें कोई केस पहली बार ही जा सकता है, वो कॉम्पिटेंट होता है उसे डील करने के लिए, उसी को कहते हैं कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आप लोग को पता ही होगा। तो कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो इंपावर्ड नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मतलब ये नहीं कि हम ही ले ले कॉग्निजेंस सबसे पहले, उसको कोई ट्रांसफर कर रहा है तब तो ठीक है। ये नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी ऑफेंस का सबसे पहले लेकर के कॉग्निजेंस ले ले, इसके लिए वो इंपावर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है ये वाली बात? यस सी? यस सर। ओके अंकिता, यस सी बताओ। यस सर। Okay, so general rule is court of session is not competent to take cognizance in its original jurisdiction। original jurisdiction क्या है मैंने बता दिया, लेकिन इसका एक्सेप्शन है unless के बाद, unless the case has been committed to it by a magistrate under this section। देखिए यहाँ committed वर्ड मिल गया, committed को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको मतलब मैंने समझा चुका है। जब तक कि केस कमिट ना किया जाए उसके पास, किसके द्वारा? किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो मजिस्ट्रेट जो है वो नीचे का हो गया, मजिस्ट्रेट किसी ऊपर वाले को भेजेगा तो उसको कमिटल कहेंगे। कमिटल कहेंगे जब नीचे वाली कोर्ट ऊपर वाले को भेजती है, उसको कमिटल कहते हैं। तो जब तक कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिटल ना हो किसी केस का, मतलब मजिस्ट्रेट ने उसको भेजा नहीं हुआ है, तब तक वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है कि वो कोर्ट उसका केसेस का जो है उसके पास जाएगी, वो डिसाइड करेगा कि उसको लगेगा कि हाँ ये तो कोर्ट ऑफ सेशन में जानी चाहिए, तो उसको कमिट कर देगा, उसको कमिट कर देगा। कमिट का मतलब रिफर कर देगा, भेज देगा ऊपर वाले कोर्ट के पास। यहाँ पे किसके पास भेजने की बात हो रही है? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो कोर्ट ऑफ सेशन तभी कॉग्निजेंस ले सकता है जब उसके पास कमिट की जाए उस केस को, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। और कमिट का मतलब उसके पास ट्रांसफर की जाए। ठीक है ऐसी? यस सर।
ओके, और क्यों नहीं दिया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को? ये कोर्ट ऑफ सेशन को इस पावर से क्यों वंचित रखा गया है? इसका क्या लॉजिक हो सकता है? व्हाई कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस इन इट्स फर्स्ट इंस्टेंस? पहली बार में ही उसको कमिटल की क्यों जरूरत है? नीचे वाला भेज रहे हैं तब वो ले रहे हैं कॉग्निजेंस, उसको डायरेक्ट क्यों नहीं लेने की पावर दी गई है? एनी गेसेस? क्या लगता है इसका पीछे क्या इसका रैशनल है? अंकिता कोई रैशनल सजेस्ट करो। बड़े कोर्ट को पावर नहीं दिया जा रहा है, छोटे मोटे कोर्ट को दे दिया जा रहा है, बताओ। अच्छी बात है ये। प्रीति बताओगी? प्रीति कुछ? क्या बात है, कोई नहीं बोल रहे हो? आवाज तो सुनाई दे रही है ना ऋचा? जी सर, दे रही है आवाज। ओके ओके, क्या हो सकती है रीजन ऋचा, क्यों नहीं कोर्ट ऑफ सेशन को दिया जा रहा है? उसके साथ ही अन्याय क्यों किया जा रहा है? सर पहले लोअर कोर्ट में देख लिया जाएगा कि वो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि केस सही नहीं होता और फिर अगर वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट को दे दिया जाएगा तो सेशन कोर्ट का टाइम मतलब खराब होगा। बाद में अगर पता चलेगा कि केस गलत है या फिर कुछ भी है, एविडेंस सही नहीं है, तो इसलिए पहले वो लोअर लेवल पे ही उसको देख लिया जाता है और तब अगर सही होता है तो फिर आगे कमिट किया जाता है। वाह वाह कौशिकी, बहुत बढ़िया। कौशिकी ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया, यही रीजन है। ठीक है, एग्जैक्ट जो कौशिकी ने बोला यही रीजन है। इसलिए सेशन कोर्ट के पास नहीं है पावर कॉग्निजेंस लेने का डायरेक्टली, क्योंकि उसकी समय बचानी है। वो सेशन कोर्ट होते हैं हीनियस सीरियस केसेस जो होते हैं, हीनियस केसेस होते हैं उसका उससे डील करने के लिए, सीरियस क्राइम से डील करने के लिए। तो वो जो है वो नए नए केसों का कॉग्निजेंस लेते चलेगी। एक तो ओवरबर्डेंड हो जाएगी, ओवरबर्डेंड हो जाएगी ना, क्योंकि इतने नए केसेस आते रहते हैं और बहुत सारे केसेस में तो जरूरी ही नहीं होती प्रोसीड करने की। ठीक है, बहुत सारे केसेस में जरूरी ही नहीं प्रोसीड करने की। अब ये सारे डिसीजन जब सेशन कोर्ट लेगा तो वो अपना मेन काम कब करेगा? उसको सीरियस केसेस का ट्रायल करना है, तो वो चीजें ना इफेक्ट हो, तो ये काम मजिस्ट्रेट को दिया गया है। क्योंकि मजिस्ट्रेट का काम है प्रिलिमिनरी चीजें करना, जो प्रिलिमिनरी वर्क्स होते हैं, प्रिलिमिनरी नेचर के वर्क जैसे कि इंक्वायरी करना, ये मजिस्ट्रेट का काम है। तो वो करेगा, वो देखेगा कि प्राइमा फेसाई कुछ एविडेंस दिख भी रहा है कि नहीं, प्रोसीड किया जा भी सकता है कि नहीं। अगर लग रहा है किया जा सकता है और लग रहा है कि नहीं ये तो कोर्ट ऑफ सेशन को करना चाहिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा, फिर कोर्ट ऑफ सेशन उस पर कॉग्निजेंस लेगा। बट उसको डायरेक्ट ना देने का पहले ना देने के लिए रीजन वही है जो कौशिकी ने बताया कि उसकी वैल्यूएबल समय बचानी है, उसको ओवरबर्डेंड ना बना देना है। और जो प्रिलिमिनरी नेचर का काम है वो देख ले पहले नीचे के कोर्ट, फिर उसको भेजे, तब वो डिसाइड करेगी। ठीक है ऋचा? राइट सर। ओके ओके, ठीक है। हम लोग आगे के प्रोविजन जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। सेक्शंस हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है यसी?